नित्यानंद राय का नाम कब और कैसे उस केस से हटा दिया गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। और ऐसे खाते हैं कि वो भूमिहार नेता हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना ही भूल जाते हैं। चुनाव के 3 साल के भीतर उनके बेटे की हत्या हो जाती है। 2 गोलियां उनके ऊपर चलाई, जो उनके सर में भी लगी और 1 गोली और लगी, और ये जबरदस्ती कर रहे थे। अभिषेक कुमार, उसके साथ अतुल कानन की पत्नी शालिनी कानन का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था, संबंध था। हालांकि बेल मिलने से पहले ये स्वास्थ्य खराब होने का, बीमारी का बहाना बना करके ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं ताकि इनको जेल न जाना पड़े। भूमिहार जो होते हैं वो यादव से कहीं ज्यादा कुख्यात होते हैं इस काम में। कि नदी नहर सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। ऐसे ही एक भूमिहार बिहार में नेता है रणविजय सिंह। उनकी संपत्ति 2010 से 14 के बीच में मात्र 4 सालों में 11 गुना बढ़ी थी। उस दौर में नित्यानंद राय संपत्ति बटोरने के मिशन में लगे हुए थे। अगर अभिषेक ने हत्या प्रेम के लिए किया था तो फिर फिरौती की क्या जरूरत थी। लेकिन रजिस्ट्री होता उससे पहले ही अतुल कानन की हत्या कर दी जाती है। आज कहानी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद बन रहे नित्यानंद राय की, जो इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की तरफ से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दावेदारी उनकी पेश हो चुकी है। लेकिन आज बात हम उस नित्यानंद राय की नहीं करेंगे जो नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं या फिर वो सांसद हैं, बल्कि आज हम बात उस नित्यानंद राय की करेंगे जो सिर्फ 4 सालों में अपनी संपत्ति को 11 गुना बढ़ा लेते हैं। और वो भी तब जब वो न तो मंत्री रहते हैं केंद्रीय और न ही वो सांसद रहते हैं, वो सिर्फ एक विधायक रहते हैं। विधायक रहते हुए 11 गुना संपत्ति बढ़ाते हैं 4 सालों में। आज बात हम उस नित्यानंद राय की भी करेंगे जो जब अपना चुनावी जीवन शुरू करते हैं, पहली बार चुनाव लड़ते हैं, तो 3 बार विधायक, 1 बार एमएलसी, 1 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके एक भूमिहार नेता की राजनीति को पूरी तरह से खा जाते हैं। और ऐसे खाते हैं कि वो भूमिहार नेता हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना ही भूल जाते हैं। और 2 दशक के बाद जब वो नेता दोबारा चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो 3 साल के भीतर, उस चुनाव के 3 साल के भीतर उनके बेटे की हत्या हो जाती है। आज बात उस नित्यानंद राय की जिसका हत्या के ऊपर हत्या में नाम आता है, सजा भी होता है उनको, लेकिन हर बार वो निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। कभी इस हत्या में मृतक की ही पत्नी के ऊपर अपने पति का हत्या करने का आरोप लगा दिया जाता है, तो कभी न्यायालय में फैसला बदल दिया जाता है। फिरौती वसूलने, डकैती करने और यहां तक का दंगा भड़काने का भी आरोप लगा हुआ है नित्यानंद राय जी के ऊपर। लेकिन आज भी ये देश की संसद में खड़े होकर के अपराध, हत्या के ऊपर ज्ञान देते हैं, आंकड़ा पेश करते हैं कि किस राज्य में कितने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हुए, उसके कारण कितनी हत्या हुई, कितने रेप हुए, कितने क्या हुए, ये आंकड़े देते हैं ऐसे ही नित्यानंद राय जी। क्योंकि आजकल वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, तो आंकड़े तो पेश करेंगे ही, संवैधानिक अधिकार है उनका। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा, थमिएगा। शुरू करते हैं साल या फिर दशक 1960 और 1970 के दशक से। मोतीलाल सिन्हा कानन हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमिहारों के सबसे प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे उस दौर में। उसी हाजीपुर से जहां से नित्यानंद राय 8 बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे और 5 बार उसमें से जीतेंगे, और वो 5 बार लगातार जीतेंगे। इसी हाजीपुर से, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से मोतीलाल कानन भी 3 बार विधायक रह चुके थे, 1969 में, 72 में और 85 में। उसके बाद फिर 1979 में, 79 में कर्पूरी ठाकुर के इस मंत्रिमंडल में ये एमएलसी बनकर के मंत्री भी बनते हैं। और इसी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से मोतीलाल कानन खुद 1967 से 2010 तक बिहार विधानसभा चुनाव का कई चुनाव लड़ते हैं, खास करके 90 के दशक तक लगातार लड़ते हैं। और उनके बेटे यानी कि कानन के बेटे संतोष कानन भी 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और इसी मोतीलाल कानन के दूसरे बेटे अतुल कानन की हत्या में नित्यानंद राय का नाम भी आता है। नित्यानंद राय के ऊपर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या करने का आरोप पहले भी बहुत लग चुके हैं और सजा भी हुई है इनको, लेकिन वो निकल जाते हैं, बच जाते हैं। नित्यानंद राय पर अपराध के और भी कई मामले आपको मिल जाएंगे।
क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि जिस 1990 के दशक के बिहार में विधानसभा चुनाव में 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में नित्यानंद राय पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे होते हैं, उस चुनाव में हाजीपुर से सिटिंग विधायक होने के बावजूद मोतीलाल कानन को कोई भी पार्टी, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए जिससे वो कि बीएलडी थे से भारतीय लोकदल से थे, उससे छोड़ दीजिए, कोई भी बिहार की पार्टी उन्हें अपना टिकट नहीं देती है। उसके बाद जब 1995 का बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से मोतीलाल कानन चुनाव लड़ते ही नहीं है, क्योंकि नित्यानंद राय बीजेपी से वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। इसके बाद जब तक नित्यानंद राय हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे, तब तक मोतीलाल कानन हाजीपुर से चुनाव लड़े ही नहीं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोतीलाल कानन चुनाव लड़ने का कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, और उस हिम्मत करने के उस चुनाव के हार जाते हैं वो। लेकिन उस हार के बाद 3 साल के भीतर 8 जून 2013 को मोतीलाल कानन के बेटे अतुल कानन, जो कि समाजवादी पार्टी युवा जन सभा के बिहार राज्य सचिव थे, नेता थे वो भी, उनकी गोली मार करके सरेआम हत्या कर दी जाती है हाजीपुर में ही। अतुल कानन की हत्या में नित्यानंद राय का नाम आता है, लेकिन दोषी बना दिया जाता है अतुल कानन की पत्नी को ही। हालांकि बाद में उनकी पत्नी निर्दोष भी साबित होती है, लेकिन उस समय तो उनको दोषी करार दे दिया जाता है, उनके ऊपर केस भी होता है। मोतीलाल कानन के बड़े बेटे अतुल कानन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसके गांव करणपुरा की एक जमीन पर नित्यानंद राय के साथ उनके बेटे का लंबा विवाद चल रहा था। नित्यानंद राय का लाल बाबू राय, जो कि आरजेडी के लीडर थे और ठेकेदार भी थे, उनके साथ विवाद चलता था, जबकि अतुल कानन लाल बाबू राय के साथ अच्छा संबंध रखते थे, दोनों मिलकर साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। दूसरी तरफ बिहार पुलिस 3 दिन के बाद यानी 8 जून को हत्या होती है और 11 जून को अपनी रिपोर्ट देती है, स्टेटमेंट देती है, पब्लिक करती है, और अपनी जांच की रिपोर्ट में पुलिस यह दावा करती है कि अतुल कानन के मर्डर की सुपारी उनकी ही पत्नी यानी कि अतुल कानन की ही पत्नी शालिनी कानन ने दिया था, क्योंकि उनका हत्यारा यानी जो हत्या का आरोपी था अभिषेक कुमार, उसके साथ अतुल कानन की पत्नी शालिनी कानन का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था, संबंध था। इसलिए पटना के रामकृष्ण नगर निवासी अभिषेक कुमार ने अपने दोस्तों के साथ 3 अन्य दोस्तों के साथ मिल करके अतुल कानन की पत्नी शालिनी कानन के साथ मिल करके अपना नाजायज प्रेम बचाने के लिए अतुल कानन की हत्या कर दी। ये कहानी पुलिस की है। ये कहानी कितनी बनावटी है कि पुलिस एक तरफ तो ये कहती है कि अभिषेक और शालिनी अपना प्रेम बचाने के लिए अतुल कानन की हत्या करते हैं, और दूसरी तरफ पुलिस ये भी बोलती है कि हत्या के लिए 40,000 की फिरौती दी गई थी शालिनी कानन के द्वारा। अगर अभिषेक ने हत्या प्रेम के लिए किया था तो फिर फिरौती की क्या जरूरत थी? और हत्या की फिरौती कौन 40,000 देता है, या कौन 40,000 में किसी की हत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा आज के डेट में? यह भी सोचने वाली बात है कि जब अतुल कानन की हत्या हुई थी तब उनके साले यानी कि अतुल कानन की पत्नी का भाई खुद बाइक चला रहा था, और जब घायल हो गए थे, उनको 2 गोलियां लगी थी अतुल कानन को, तब उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला भी उनका साला ही था। इसलिए पुलिस की ये कहानी विश्वास करने के लायक तो नहीं लगती है। याद रखिएगा कि जून 2013 में बिहार में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी वाले एनडीए की सरकार थी, जिसमें नित्यानंद राय नीतीश सरकार के विधायक थे। पुलिस की मनगढ़ंत कहानी कितनी बनावटी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2016 में स्थानीय न्यायालय ने इस केस पे अपना फैसला सुनाते हुए अंतिम फैसला दिया था, तब कोर्ट ने अतुल कानन की पत्नी को बाइज्जत बरी किया था, जबकि जो 4 अन्य अपराधी थे, आरोपी थे, उन चारों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। अगले साल मामला हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में भी गया, लेकिन वहां पे भी पटना हाईकोर्ट ने भी सेम सजा दी, सेम फैसला सुनाया जो स्थानीय न्यायालय ने दिया था, यानी कि उन चारों हत्यारों को उम्र कैद की सजा और अतुल कानन की पत्नी को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया पटना उच्च न्यायालय ने भी। अतुल कानन की हत्या तब हुई थी जब अतुल कानन अपनी पत्नी की घर से वापस आ रहे थे, कोई एक फेस्टिवल था उससे वापस आ रहे थे, और उनकी पत्नी का घर भी हाजीपुर में ही वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में स्थित था। वहां से अपने
घर जो कि डाक बंगला चौराहा की तरफ आ रहे थे, तो डाक बंगला चौराहा पर कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उन्हें गिरा दिया बाइक से और फिर उनको 2 गोलियां उनके ऊपर चलाई, जो उनके सर में भी लगी और 1 गोली और लगी। जिस समय ये घटना घटी थी, जिस बाइक से वो चल रहे थे अतुल कानन, उस बाइक के पीछे अतुल कानन बैठे थे और चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि अतुल कानन के खुद साले आदर्श कुमार बाइक चला रहे थे। हत्या के बाद मोतीलाल कानन ने जो पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, प्राथमिकी दर्ज कराई, उसमें नित्यानंद राय के ऊपर आरोप लगाया था उनके पिता मोतीलाल कानन ने कि 3 दिन पहले, मात्र 3 दिन पहले नित्यानंद राय ने उनके बेटे अतुल कानन को एक जमीन के विवाद के मामले में धमकाया था बुला करके। ये जमीन का विवाद था नित्यानंद राय के पुस्तैनी गाय करणपुर का। मामला ये था कि अतुल नित्यानंद राय के गांव करणपुर में नित्यानंद राय के बिल्कुल सामने वाली जमीन, जो उनकी जमीन थी, वो किसी और को बेच रहे थे, जबकि नित्यानंद राय किसी भी कीमत पे करणपुर वाली वो जमीन, उनके घर के सामने वाली जमीन, वो किसी और को खरीदने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि नित्यानंद राय अपने घर की सामने की जमीन थी तो खुद खरीदना चाहते थे, लेकिन वो सस्ते दाम में खरीदना चाहते थे और ये जबरदस्ती कर रहे थे। विधायकों के द्वारा, खास करके बिहार में विधायकों के द्वारा ऐसे सस्ते दाम पर जबरदस्ती जमीन खरीदने और जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करने का बिहार में एक लंबा चौड़ा ट्रेंड है, इसका लंबा चौड़ा इतिहास है और कुछ नेता भी लोग इस काम में काफी कुख्याति हासिल कर चुके हैं। इसी बिहार में तो नौकरी के बदले जमीन का घोटाला हो चुका है और आपको बहुत सारे ऐसे लीडर मिल जाएंगे जो इस तरह से जमीन कब्जा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा जमीन कब्जा करने की कहानी आपको सिर्फ यादव में ही मिलेगा। अभी आपको नित्यानंद राय का नाम आया, लालू यादव का नाम आया, तेजस्वी का नाम आया, तो ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ यादव इसमें इन्वॉल्व होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमिहार जो होते हैं वो यादव से कहीं ज्यादा कुख्यात होते हैं इस काम में। भूमिहार के बारे में तो बिहार में एक कहावत भी है कि नदी नहर सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। यानी कि भूमिहार के पास वो ताकत होती है या वो कुवत होती है या फिर वो टेक्निक होता है कि नदी और नहर दोनों को छोड़ करके बाकी जितनी भी जमीन है किसी को भी कब्जा सकते हैं। ऐसे ही एक भूमिहार बिहार में नेता है रणविजय सिंह, जो गोह से पहले विधायक रह चुके हैं। वो भी, अगर उनके क्षेत्र में, गोह के क्षेत्र में आप जाएंगे तो लोगों से बात करेंगे तो वो भी इसी मामले में प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं कि वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सबकी जमीन कब्जाते रहते हैं। या तो सस्ती जमीन बेचो या नहीं तो कब्जा कर लेंगे। मतलब लोगों की जमीन कब्जा करने या जबरदस्ती जमीन खरीदने में, वो भी सस्ती जमीन खरीदने में वो माहिर हैं। तो नित्यानंद राय इस काम में पीछे क्यों रहते? वो भी तो 5 बार के विधायक रह चुके हैं। और नित्यानंद राय जी के साथ तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। मामला ये था कि नित्यानंद राय जी के गांव में जाकर के कोई दूसरा कैसे जमीन खरीद सकता था, वो भी यादव का ही, और वो भी उनके घर के सामने वाली जमीन। लेकिन मोतीलाल कानन के बेटे अतुल कानन ने ये गलती कर दी थी कि किसी और को जमीन बेचने का प्लान बना लिया था। दरअसल नित्यानंद राय को अतुल कानन से ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बल्कि नित्यानंद राय को दिक्कत ज्यादा थी आरजेडी के एक नेता थे लाल बाबू राय, उनसे दिक्कत थी। लेकिन लाल बाबू राय का अतुल कानन के साथ बढ़िया संबंध था। दोनों मिलकर के, यानी कि अतुल कानन और लाल बाबू राय दोनों मिलकर के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, दोनों बिजनेस पार्टनर थे। अतुल कानन इसी लाल बाबू राय को अपनी जमीन बेच रहे थे, 2 एकड़ जमीन जो थी। ये लाल बाबू राय नित्यानंद राय के पड़ोसी थे और दोनों में बनती नहीं थी। जमीन बिकने का कागज बन चुका था। 2 दिन के बाद उस जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन रजिस्ट्री होता उससे पहले ही अतुल कानन की हत्या कर दी जाती है चौक पे, सरेआम। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने वहां पे जो नेशनल हाईवे उसको जाम भी किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने नित्यानंद राय के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया। मोतीलाल कानन ने जो हाजीपुर टाउन पुलिस को लिखित प्राथमिकी दर्ज किया था, एफआईआर करवाया था, उसमें मुख्य अभियुक्त नित्यानंद राय को बनाया था। लेकिन 3 दिन के भीतर 8 तारीख को घटना घटती है और 11 तारीख को हाजीपुर पुलिस ने सभी को यह सूचित किया कि अतुल कानन की हत्या में कोई और नहीं, नित्यानंद राय का तो कहीं नाम भी नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी का, शालिनी का नाम है, वो मुख्य आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। बाद में इस मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त उनकी पत्नी शालिनी कानन या शालिनी कुमारी कह लीजिए को बना दिया जाता है और वो पत्नी कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी भी कर दी गई। लेकिन उनकी बदनामी को कौन वापस करेगा?
जब ये हत्या हुई थी 2013 में, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था और कई राष्ट्रीय अखबारों में शालिनी कानन का नाम लेते हुए कई बड़े बड़े लेख लिखे गए थे कि क्यों समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इतना बढ़ रहा है, उसके कारण इतनी हत्याएं हो रही है। और इसके ऊपर मनोचिकित्सक जितने होते हैं, मनोवैज्ञानिक जितने होते हैं, वो सभी ज्ञान दे रहे थे इनकी पत्नी का, शालिनी कानन का नाम ले लेकर के। पुलिस भी अपना खूब ज्ञान दे रही थी, लेकिन किसी ने नित्यानंद राय का एक बार भी नाम नहीं लिया। नित्यानंद राय का नाम कब और कैसे उस केस से हटा दिया गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। नित्यानंद राय के ऊपर राजनीतिक हत्या करने का ये कोई पहला मामला नहीं था, पहला आरोप नहीं था। इसके पहले भी इनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं इस तरह के। साल 1992 में इनके ऊपर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राम देवन राय की हत्या का आरोप लग चुका था और उस केस में इन्हें पुलिस ने भगोड़ा भी घोषित किया था। ये सरेंडर नहीं कर रहे थे। जब बाद में भगोड़ा घोषित किया गया, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ, तब जाकर के ये 2003 में ये सरेंडर करते हैं, इनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन तुरंत उनको बेल भी मिल जाता है। हालांकि बेल मिलने से पहले ये स्वास्थ्य खराब होने का, बीमारी का बहाना बना करके ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं ताकि इनको जेल न जाना पड़े। अभी भी नित्यानंद राय के ऊपर डकैती और फिरौती वसूलने के केस लगे हुए हैं। जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इस एफिडेविट में भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी अभी डकैती और फिरौती का केस है। इसके पहले इनके ऊपर दंगा भड़काने का भी केस लग चुका है। उस दौर में नित्यानंद राय वो नेता थे जिनकी संपत्ति 2010 से 14 के बीच में मात्र 4 सालों में 11 गुना बढ़ी थी। यानी कि 2010 के 14 के दौर में और साल 2010 में नित्यानंद राय की जो संपत्ति थी वो मात्र 1,38,79,889 रुपए थी, जो 4 साल के भीतर बढ़ के 2014 में 14,67,43,540 रुपए हो गई। मतलब उस दौर में नित्यानंद राय संपत्ति बटोरने के मिशन में लगे हुए थे। और उसी दौर में, उसी 2010 के दौर में मोतीलाल कानन के बेटे अतुल कानन उनसे पंगा लेने का बहाना, मतलब पंगा ले लिया। नित्यानंद राय के संपत्ति बटोरने के मिशन में वो रोड़ा बनने का प्रयास करने लगे। अब चूंकि न तो पुलिस ने नित्यानंद राय के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया, जांच किया, और न ही न्यायालय ने नित्यानंद राय के बारे में कोई सजा दी या फिर कोई उनके ऊपर मामला भी बना। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि नित्यानंद राय उस हत्या के हत्यारे हैं या नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन जनता के न्यायालय में आप फैसला कर सकते हैं। इस केस के सभी पहलुओं के ऊपर चिंतन मनन करने के बाद ही आप कोई भी फैसला लीजिए। अतुल कानन हत्याकांड के बाद कम से कम एक बार तो जरूर जनता ने कानन बनाम नित्यानंद की लड़ाई में नित्यानंद का साथ दिया है, कानन का साथ नहीं दिया है। जब बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे 2013 में, तो मोतीलाल कानन के छोटे बेटे संतोष कानन जेडीयू के नेता बनने का प्रयास किए, उसमें शामिल हो गए और ये सोच के शामिल हुए कि क्या पता जेडीयू उनके परिवार को मदद करे, इसमें जो भी उनके साथ उनके परिवार, उनके भाई की हत्या हुई है, उसमें उनको न्याय दिलाने में जेडीयू सत्तारूढ़ दल उनकी मदद करे। जेडीयू के प्रदेश स्तर तक इनको नेता भी बनाया गया है, इनको पद दिया गया है, लेकिन बाद में 2015 में बिहार विधानसभा जब चुनाव होने लगा तो संतोष कानन को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। तो मोतीलाल कानन के बेटे संतोष कानन हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ गए, इस उम्मीद में कि क्या पता भाई की हत्या के बाद जो सिंपैथी में लोगों का वोट होता है, वो जिस तरह से सड़कों पर विरोध करने में लोगों का साथ मिला था, उसी तरह से सिंपैथी में उन्हें वोट भी मिल जाएगा, उन्हें निकलेंगे लोग वोट करने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। संतोष कानन बुरी तरह से चुनाव हारे थे और मात्र 1.98% वोट के साथ अपनी वो जमानत तक गवा बैठे थे। आप भी अपना वोट ऐसे मत गवाइए। सभी उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जानकर अपना वोट दीजिए और बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।